आज की पाठशाला में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियां, इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। परिचय। जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। परिचय। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रमुख कृतियां: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो बच्चों आज हमारा जो पाठ है वो यह एक पत्र लेखन है। इसमें जो पिता है वो अपनी पुत्री को पत्र लिख रहा है। पिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पुत्री है उनकी बेटी इंदिरा गांधी। पुत्री मतलब बेटी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को क्या लिखा है। प्रिय बेटी इंदिरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को लिख रहे हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए ना थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अपने पिछले पत्र में जो पहले लिखा था उसमें मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी शिकार पर गुजर बसर करता था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को बताया है कि बहुत साल पहले जो मनुष्य था वो सिर्फ शिकार पर अपना गुजर बसर करता था, अपना काम चलाता था, शिकार करता था और वही खाता था। काम बटे हुए ना थे। हर एक आदमी शिकार करता और मुश्किल से खाने भर को पाता था। पहले आजकल कैसे काम बटे हुए हैं कि डॉक्टर ये करेगा, इंजीनियर ये काम करेगा, टीचर ये पढ़ाने का काम करेगी। पहले ऐसे नहीं था बच्चों। सब लोग एक ही काम करते थे। कौन सा काम? शिकार करने का। हर एक आदमी शिकार करता था। कोई भी आदमी हो या औरत हो वो शिकार ही करते थे और मुश्किल से खाने भर को पाता था और मुश्किल से खाने भर का उनको मिलता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि सबसे पहले मर्द मतलब आदमी और औरत, आदमी और औरत के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पहले आदमी और औरत इनके बीच में काम को बांटना शुरू किया। शायद जो घर के पुरुष होंगे, मर्द होंगे, वो शिकार करते होंगे और जो औरतें हैं, महिला हैं, वो घर में रहकर बच्चों और जो पालतू जानवर है उसकी निगरानी करती होगी, देखभाल करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्से में बट गए।
लेखक कहता है कि पहले जब आदमियों ने खेती करना शुरू किया था तो बहुत नई नई बातें निकल कर आ रही थी। पहली बात ये हुई थी कि काम कई हिस्सों में बंट गए। क्या हुआ? काम को कई हिस्सों में बंट गया था काम। कुछ लोग शिकार खेलने और कुछ खेती करते और कुछ हल चलाते। काम कैसे बढ़ गया था? कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ लोग खेती का काम करते थे और कुछ लोग हल चलाते थे। इस प्रकार काम का बंटवारा हो गया था। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, नए नए काम सीखे और उसमें पक्के हो गए, माहिर हो गए। आगे देखो, खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते और शिकार करते। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि उनके लिए एक जगह पर रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था, क्योंकि जो शिकार है वो उनको हर जगह पर मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो गांव के जो लोग थे उन्हें शिकार हर जगह मिल जाता था, लेकिन जो उनके घर में गाय, बकरी और दूसरे जानवर थे उनकी वजह से उनको यहाँ वहां घूमना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था। क्यों? वो सुनो बच्चों। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की जरूरत पड़ती थी। एक जगह अगर वो लोग जानवर कुछ दिन तक घास चर लेते थे तो उस जमीन पर घास जल्दी पैदा नहीं होती थी, जिसके कारण इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था अपने गाय, भैंस, बकरियों को चराने के लिए। क्योंकि एक जमीन का उन लोगों ने जो घास खा लिया तो दोबारा पैदा होने में जल्दी से पैदा नहीं होती थी, कि उन गायों और बकरियों को जितनी जरूरत हो उतना नहीं हो पाता था। इसलिए वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो भी जितनी भी सारी जाति है जो गाय भैंस चलाते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ये सारी बात कौन बता रहा है? लेखक अपनी बेटी को। लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी बेटी कौन है? इंदिरा गांधी। चलो आगे देखते हैं। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनको अपने जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बता रहे हैं कि दूसरी बड़ी बात जो खेती से ये पैदा हुई कि जो आदमी है उनकी जिंदगी आसान से, आराम से कटने लगी। खेती के कारण वहाँ के लोगों की जो जिंदगी थी वो आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना उनको ज्यादा आसान लगता था और जो शिकार करना था वो उन्हें ज्यादा
कठिन लगता था। शिकार करना उन्हें कठिन लगता था और खेती से अनाज पैदा करना उन्हें बहुत आसान लगता था। और इसका फायदा ये हुआ कि अनाज भी बहुत ज्यादा पैदा होता था, जो वो एकदम से नहीं खा सकते थे, पूरा एक बार में नहीं खा सकते थे, उल्टा बच जाता था। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बता रहे हैं कि खेती से वहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी, आराम की हो गई थी। खेती का काम करना उन्हें बहुत आसान लगता था और जो शिकार करते थे वो काम उन्हें बहुत कठिन लगता था। शिकार करने से अच्छा इन्हें खेती में अनाज पैदा करना लगता था, क्योंकि खेती में अनाज पैदा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और सारा दिन शिकार करने में उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा हो जाता था कि वो लोग पूरा खा भी नहीं पाते थे और बच जाता था। इसे वे सुरक्षित रखते थे और जो अनाज बच जाता था उसको वो लोग सुरक्षित रख देते थे, संभाल कर रख देते थे। एक और मजे की बात सुनो। यहाँ पर लेखक अपनी बेटी से कह रहे हैं कि एक और मजेदार बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा ना कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। यहाँ पर लेखक अपनी बेटी से कह रहे हैं कि एक मजेदार बात सुनो। जब आदमी सिर्फ शिकार करता था तो वो कुछ भी जमा नहीं कर पाता था, और अगर कुछ जमा कर भी लेता था तो बहुत कम, किसी तरह बहुत मुश्किल से वो सिर्फ अपना पेट भर पाता था। उसके पास बैंक ना थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता था। उसके पास बैंक नहीं थे कि जहां पर वो अपने रुपए और या फिर कोई दूसरी चीजें रख सके। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। पहले के मनुष्य को अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार पे जाना पड़ता था, रोज शिकार करना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता है, और जब से वो खेती करने लगा है तो खेती में उसे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अनाज मिल जाता है। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था, जो ज्यादा फसल बच जाती थी उसको वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया, और इस प्रकार लोग जो बचा हुआ ज्यादा अनाज है, अतिरिक्त अनाज है, उसे जमा करना शुरू करते हैं। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। ज्यादा अनाज, अतिरिक्त अनाज क्यों होता था? क्योंकि वो लोग ज्यादा मेहनत करते थे, जिससे उनका पेट भर जाता था और उसके बाद अनाज बच भी जाता था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हैं। लेखक अपनी बेटी से कह रहा है, तुम्हें तो पता है आजकल बैंक खुले हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। लेखक अपनी बेटी से कह रहा है, तुम्हें तो पता है आजकल तो बैंक है जिसमें सभी लोग अपने पैसे जमा करते हैं, और जब हमें पैसे निकालना होता है तो चेक लिखकर हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। आगे देखो, यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं अपनी बेटी से कि आजकल बैंक खुल गए हैं जहां पर हम रुपए जमा करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो चेक लिखकर हम अपने रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि रुपया कहाँ से आया है, तो तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया यानी ऐसा रुपया है जिसे हम लोग बचा कर रखते हैं। ये कैसा रुपया है? जिसे हम एक बार में खर्च नहीं करते और बड़ा जमा करके रखते हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं।
वही लोग मालदार होते हैं। जो लोग बैंक में ज़्यादा पैसा रखते हैं वही लोग मालदार होते हैं। जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। यहाँ पर लेखक कहते हैं जिसके पास बैंक में बहुत ज्यादा रुपए हैं वो मालदार है और जिसके पास अतिरिक्त रुपया नहीं है वो गरीब है। अगर तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है, इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ ना सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। लेखक यहाँ पर अपनी बेटी को बताता है कि जो लोग जिसके पास बैंक में ज्यादा पैसे हैं वो मालदार है और जिसके पास अतिरिक्त पैसा नहीं है वो गरीब है। ये बात तो तुमको मालूम है। लेखक ऐसा अपनी बेटी से बोलता है। फिर पूछता है, लेखक अपनी बेटी को बोलता है, ये अतिरिक्त रुपया जो ज्यादा रुपया है वो आता कहाँ से है? इसका सबब यह नहीं है, इसका कारण यह नहीं है कि जो आदमी है वो दूसरों से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि जो आजकल जो आदमी है जो बिल्कुल काम नहीं करता है उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसके पास बचत नहीं होती है, उसका हाथ खाली रहता है। कितना बुरा इंतजाम है, ये कितनी बुरी बात है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि इस बुरे इंतजाम के कारण, इस बुरे नतीजे के कारण आज दुनिया में बहुत सारे गरीब आदमी है। अभी शायद तुम इस बात को ना समझ सको। यहाँ पर लेखक अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा अभी शायद तुम इस बात को नहीं समझ सकती हो, इसलिए इसमें अपना सिर मत खपाओ। थोड़े दिन के बाद तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था या जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में ना रुपए थे ना बैंक। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। अब यहाँ पर लेखक अपनी बेटी से क्या कह रहा है? लेखक अपनी बेटी से कह रहा है इस वक्त तो तुम्हें बस इतना जानना जरूरी है कि खेती से आदमी को उस समय बहुत ज्यादा खाना मिलता था जिसे वो खा नहीं पाता था। आदमी जितना खेती करता था ना उसमें जितना अनाज आता था उतना वो पूरा खा नहीं पाता था और उसको जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में, पहले के जमाने में बच्चों, ना रुपए थे ना ही बैंक था। जिसके पास बहुत सारी गाय है, भेड़ है, ऊंट है, बहुत सारा अनाज है उसी को अमीर कहते थे। वो ही व्यक्ति अमीर कहलाता था। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर पत्र समाप्त होता है। अंत में नीचे लेखक लिखते हैं तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। बच्चों इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को क्या बताना चाह रहे हैं? हमने क्या सीखा इस पाठ से? इस पाठ के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को पत्र लिखकर, जो पहले आदिम जमाने के लोग, जो बहुत पुराने जो लोग थे ना, आदि मानव, उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या करते थे, उसके बारे में बताया है। और अमीर गरीब के मानदंड बचत प्रणाली को बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर लेखक ने हमें समझाया है। तो बच्चों ये पाठ खेती में आई तब्दीलियां, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे, ठीक है?
स्वाध्याय में सबसे पहले है शब्द वाटिका। कस्बा, गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। चारागाह, जानवरों के चरने की जगह। मुहावरे, खाली हाथ रहना, पास में कुछ ना होना। सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। सूचना के अनुसार कृतियां करो। जैसी सूचना रहेगी वैसे ही हमें कृति करना है। पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। तो बच्चों इसका उत्तर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। क्या है? मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। मनुष्य के द्वारा जो खेती की गई उस पे क्या क्या लाभ हुए, खेती करने के क्या क्या लाभ हुए, तो ये देखो बच्चों मैंने आपके लिए लिख कर रखा है। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। पहला लाभ क्या है? काम कई हिस्सों में बंट गए। दूसरा, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे। तीसरा, गांव और कस्बे बने। चौथा, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। प्रश्न दूसरा, कारण लिखो। अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। उत्तर, क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। ब, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता। उत्तर, क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल जाता था। अगला, क, दुनिया में गरीब आदमी है। उत्तर, क्योंकि दुनिया में बुरा इंतजाम है। चौथा, लोग बैंक में रुपए रखते। उत्तर, क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। प्रश्न तीसरा, उचित जानकारी लिखो। पहला, काम का विभाजन इनमें हुआ। किन किन में काम का विभाजन हुआ था? मर्द और औरत, ये दोनों लोगों में काम का विभाजन हुआ था। तो आप उत्तर में लिखोगे मर्द औरत। आगे चौथा प्रश्न, कृति पूर्ण करो। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास डैश डैश थे। क्या थे? उत्तर में देखो, गाय, भेड़, भेड़े, ऊंट, अनाज। गाय, भेड़े, ऊंट, अनाज जिसके पास रहता था उसे अमीर समझा जाता था, क्योंकि पहले के जमाने में पैसे नहीं थे। तो जिसके पास गाय, भेड़, ऊंट और बहुत सारा अनाज है, इसका मतलब वो बहुत अमीर है। आगे देखो, भाषा बिंदु। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। क, जानवरों को चराने की जगह। जहां पर जानवरों को चराया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? चारागाह। उत्तर में क्या आएगा? चारागाह। दूसरा, जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं उसे क्या कहेंगे? मालदार। दूसरा वाक्य शुद्ध करके लिखो। क, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अब इसे हमें सही लिखना है। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखो पूर्ण विराम, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। उत्तर, अरे के बाद कॉमा, रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो, ये पूर्ण विराम, ये भी कॉमा। तुम्हारे दाने कहाँ है? उत्तर, तुम्हारे दाने कहाँ है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे आपको भी करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अब आगे देखो, उपयोजित लेखन। तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखो। तो बच्चों मैं आपके लिए निबंध लेकर आई हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ और प्रसन्न रहे। बीमारी किसी को पसंद नहीं होती। हर व्यक्ति को यह मालूम है
कि नशीली वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। उनसे तरह तरह की बीमारियां होती है। इनमें से कुछ नशीले पदार्थ अत्यधिक नुकसानदेह होते हैं, जिनके सेवन से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने का खतरा होता है। तंबाकू और उनसे बनी अन्य नशीली चीजें इसी श्रेणी में आती है। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह एक धीमा जहर है। तंबाकू के लगातार सेवन से दांत ढीले और कमजोर हो जाते हैं, दांतों का रंग बदलने लगता है और वे धीरे धीरे गलने लगते हैं। तंबाकू खाने वालों की जीभ, जबड़ों और गालों के अंदर सेंसिटिव सफेद पैच बनने लगते हैं और उसी से मुंह के कैंसर की शुरुआत होती है। यह कैंसर धीरे धीरे श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों में भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति कुछ ही समय में काल के गाल में समा जाता है। तंबाकू खाने से होने वाली बीमारियों की सूची और भी लंबी है। तंबाकू सेवन से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, धमनी कठिनता, पेट दर्द, पेट के अल्सर, एसिडिटी, अनिद्रा, त्वचा संबंधी रोग तथा किडनी संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू एक भयानक विष के समान है, इसलिए इस जानलेवा विष से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक ठीक है बच्चों। आगे देखो, मैंने समझा। इस पाठ से आपको क्या समझ में आया है वो हमें लिखना है। तो देखो मैंने लिखा है, आदि मानव के रहन सहन के तरीकों का वर्णन किया गया है। साथ ही लेखक ने मानव समाज में व्याप्त अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी और बचत प्रणाली पर प्रकाश डाला है। ठीक है।